नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपने पावर सिस्टम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर और प्रोटेक्शन क्या होते हैं। मतलब कि स्विच गियर के रूप में और प्रोटेक्शन के रूप में कौन कौन सी डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सी युक्तियाँ प्रयोग किए जाते हैं, उन युक्तियों के बारे में देखेंगे। और सबसे अधिक जो युक्ति प्रयोग होती है उसके बारे में आज देखेंगे। और ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है अपने इस पावर सिस्टम में। जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे अपना जनरेशन सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर हाई वोल्टेज की लाइन, लो वोल्टेज की लाइन या मीडियम वोल्टेज की लाइन या इससे संबंधित कोई उपकरण या फिर हाई वोल्टेज का सर्किट जो भी होगा, इसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे और फिर उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, उन जो युक्ति होती है जिसको कहते हैं कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस, उनमें से सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है। वैसे इक्विपमेंट के तौर पे आपको बताऊं, जैसे सर्किट ब्रेकर होता है, रिले होती हैं, फ्यूज होता है या बस बार होती हैं या फिर फीडर होते हैं या आइसोलेटर होते हैं, फिर वैसे देख लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, फिर इनकम होते हैं, बहुत से साधन हैं। इनमें से सबसे अधिक यूज किसका किया जाता है उसकी आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और क्यों इसका यूज किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी क्षमता किसमें दी जाती है, क्षमता क्या होती है, क्षमता को कितनी भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पूरी नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से इसको देखेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में सर्किट ब्रेकर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक का जो नेम है, जो अपना टॉपिक का मुद्दा क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। क्या रहेगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसके बारे में देखेंगे आज। और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में ज़्यादातर चर्चा किसकी करेंगे, सर्किट ब्रेकर की करेंगे। अब आज ये नहीं देखेंगे सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ तक देखेंगे, लेकिन एक सर्किट ब्रेकर का मैं आपको बारीकी से अध्ययन करवाऊंगा। जैसे एसीबी क्या होता है, एसीबी के प्रकार कितने होते हैं, ओसीबी क्या होता है, ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के प्रकार कितने होते हैं, फिर वीसीबी क्या होता है, SF6 ब्रेकर क्या होता है, उन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। और यही जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पावर सिस्टम के बारे में, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है जो बनने की संभावना रहती है, और क्वेश्चन लगभग पूछे भी गए हैं। आप यदि किसी जो कंपटीशन एग्जाम जैसे दिल्ली मेट्रो है, यूपीपीसीएल है या टेक्निकल हेल्प है, किसी पेपर को उठा के देखोगे तो आपको अवश्य ही सर्किट ब्रेकर के बारे में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बारीकी से सभी सर्किट ब्रेकर का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, बारीकी से सभी सर्किट। और फिर आपको वो भी दिखाऊंगा कि सेफ्टी डिवाइस और कौन कौन से होते हैं, जैसे बस बार है, आइसोलेटर है, लाइटिंग अरेस्टर, उनका भी अध्ययन करेंगे, सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज इसका जो सबसे मुख्य रूप से चर्चा किसके करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर के बारे में देखेंगे। अब सर्किट, इसको ये भी कह सकते हैं कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को किसी दूसरे नाम से जान सकते हैं, जैसे कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस के बारे में कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस, कंट्रोलिंग एंड सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं इसको, सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं इसको। अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि इस लाइन की या हाई वोल्टेज के उपकरण की नियंत्रण कैसे करेंगे, उसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे, और उसके बाद में है सेफ्टी डिवाइस, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। यही बात यहाँ पे थी, स्विच गियर को कंट्रोलिंग डिवाइस पे कह सकते हैं या फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको सेफ्टी डिवाइस पे कह सकते हैं। तो उनमें देखेंगे कि ये से कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस का काम क्या होता है। देखो, काम की बात करें यहाँ कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस की, ये युक्ति दी है जो सर्किट को, कौन सी सर्किट को, सर्किट की बताऊंगा। ये युक्तियां कौन सी, ये कंट्रोलिंग सेफ्टी डिवाइस, ये डिवाइस करती क्या है, ये डिवाइस सर्किट को क्या करती है, ऑन व ऑफ करती है, ऑन व ऑफ। कैसा भी सर्किट हो, जैसे अपनी एमसीबी है, एमसीबी की बात करें, एमसीबी क्या करती है, ऑन ऑफ भी करती है सर्किट को और साथ साथ में सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो कह सकते हैं ये क्या करती है, ये सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आती है। और यदि ये तो कंट्रोलिंग का काम हुआ, ये हुआ कंट्रोलिंग का काम, लेकिन सेफ्टी डिवाइस के साथ क्या कहेंगे, ऑन ऑफ के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो इसको कह सकते हैं कि ऑन ऑफ के साथ साथ और क्या करती है, ये सर्किट के ऑन ऑफ के साथ साथ, ऑन व ऑफ के साथ साथ क्या करते हैं, असामान्य स्थिति पर
असामान्य अवस्था में, या स्थिति पर एक ही बात है, असामान्य अवस्था में परिपथ की सुरक्षा करती है, परिपथ की सुरक्षा करती है, ये युक्ति सुरक्षा करती है। इसकी देखो ये क्या करती है, कंट्रोलिंग शब्द, ये परिपथ को ऑन ऑफ करती है और ऑन ऑफ के साथ साथ असामान्य अवस्था में सर्किट की सुरक्षा करती है। अब असामान्य अवस्था कब आती है, आप समझोगे कि सर्किट की असामान्य अवस्था कब आ सकती है। दो ही कारण हो सकते हैं लगभग, एक तो होता है ओवरलोड और एक होता है शॉर्ट सर्किट। दोनों कंडीशन में ये सर्किट की सुरक्षा करेगी। अब सर्किट में किसका सर्किट हो सकता है, ट्रांसफार्मर का सर्किट हो सकता है, या फिर बस बार का सर्किट हो सकता है, या फिर और हेड लाइनों का सर्किट हो सकता है, या कोई और किसी उपकरण का सर्किट हो सकता है, या अपने घरेलू की बात है अपने घर का सर्किट हो सकता है। जो भी सर्किट है, यही जो कंट्रोल और शिफ्ट डिवाइस काम आते हैं। अब इनके रूप में देखा अपने पावर सिस्टम में देखा जाए, अपने और हेड लाइन में देखा जाए तो कौन कौन से सर्किट प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको नाम बताऊँ, इस कंट्रोल और सर्किट डिवाइस के नाम बताऊँ आपको कौन कौन सी डिवाइस हो सकती हैं। जैसे आपका सबसे पहले सर्किट ब्रेकर आ सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है। सर्किट ब्रेकर को हिंदी में आपको बताऊं परिपथ वियोजक भी कह सकते हैं, परिपथ वियोजक। ये कभी कभी विच्छेदक भी आता है, क्या आता है, कभी कभी विच्छेदक भी नाम आता है। परिपथ विच्छेदक हो सकता है, परिपथ वियोजक हो सकता है। ये अपने कौन सी डिवाइस हैं, ये कंट्रोलिंग डिवाइस भी हो सकते हैं और सेफ्टी डिवाइस भी हो सकते हैं, जो अपने सर्किट को सुरक्षा के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए काम लेते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ पे रिले भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। फ्यूज में अपने और हेड लाइन में HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं कंट्रोल और सेफ्टी डिवाइस के लिए। ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका, और बस बार हो सकती है, बस बार भी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और क्या हो सकता है इसमें, मतलब कि अपने उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो कंट्रोलिंग भी कर सकती है और जैसे और उसकी सुरक्षा भी कर सकती है। जैसे स्विच आता है, स्विच भी क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है लेकिन सुरक्षा नहीं करता। और क्या हो सकता है, अपना फीडर हो सकता है, फीडर की बात कर सकते हैं। और उसके बारे में और क्या हो सकता है, फीडर के बाद में आप देखोगे धीरे धीरे आइसोलेटर हो सकता है, आइसोलेटर भी हो सकते हैं। आइसोलेटर के बाद में और ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सर्किट को ऑन ऑफ करती है, जैसे एलए हो सकता है। क्या हो सकता है, एलए, एलए 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 का मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, एलए का मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, त्वरित चालक यंत्र होता है जो। लाइटनिंग अरेस्टर हो सकता है। और स्विच भी आ गया, इसके अंदर रिले भी आ गई, फ्यूज आ गया, बस बार, फीडर, आइसोलेटर, और साथ साथ इन कमर भी हो सकता है, इन कमर भी हो सकता है। ये हो सकते हैं यहाँ पे, ये जो डिवाइस हैं यहाँ इस और हेडलाइन में। रिले के प्रकार भी बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। फ्यूज के प्रकार में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बस बार भी पढ़ाएंगे, फीडर भी बता दिया आपने, फीडर कितने प्रकार के होते हैं। आइसोलेटर बताएंगे आपको, आइसोलेटर जियो भी कभी कभी आइसोलेटर जियो भी गेम ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आज सबसे मुख्य बात इस परिपथ वियोजक की करेंगे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपने इस पावर सिस्टम में। तो उसकी मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये क्या काम आता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट ब्रेकर के बारे में आप देखोगे तो काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। ACB की रेटिंग क्या होती है, कितने वोल्टेज तक प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद में OCB की रेटिंग क्या होती है, OCB में क्या होता है, सर्किट में आर को किस प्रकार कंट्रोल करता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन सी चल बुझाएं होते हैं, या मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन से होते हैं, या मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के नाम मतलब मूविंग कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन, सब बातें आती हैं यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ इनके प्रकार नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इस सर्किट ब्रेकर की मुख्य बातें जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनके बारे में स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशल पॉइंट में क्या हो सकता है। अब मान लो कि इनको कंट्रोलिंग सेफ्टी डिवाइस को 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के हो सकते हैं। अब 3 टाइप में किसके आधार पर प्रयोग करेंगे, सबसे पहले ये देखना आप लोगों को कि जो कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस है, जैसे सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं, ये कितने मतलब कि कितने वोल्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में और बताऊंगा, आखिर में आप धीरे धीरे उनकी जो धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो लास्ट में आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि क्या करता है सर्किट ब्रेकर। आपको लास्ट में इस सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊंगा कि ये वास्तव में सर्किट में अपने परिपथ को वियोजक करने में कितनी भूमिका निभाता है, और आपको ये भी बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर के लिए मुख्य आवश्यकता क्या होती है, और आपको ये भी बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में दी जाती है और क्यों दी जाती है। रेटिंग के प्रकार भी बताऊंगा आप लोगों को, जो कि काफी बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं।
फिर उसके बाद में आपको सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा, लगभग पॉइंट टू पॉइंट सारे सर्किट ब्रेकर ही देख देंगे यहाँ पे। अब सर्किट ब्रेकर में मैंने आपको एमसीबी नहीं करवाया, एमसीबी भी करवा देंगे सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आता है। तो मेरे हिसाब से आपको सर्किट ब्रेकर सारे ही करवा दूंगा, लेकिन वो मैम से भी एक घरेलू कार्य में, औद्योगिक वायरिंग में आते हैं, अपने इस पावर सिस्टम में नहीं आती है। चलो देखेंगे बाद में। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 टाइप में किसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं इसका। देखो, ये करते हैं वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर करते हैं इनका। कैसे? देखो, वोल्टेज को 3 कैटेगरी में बांटा, आपको 3 और 4 कैटेगरी में बांटा है। वैसे लास्ट और जो कैटेगरी है दोनों एक ही होता है। 3 कैटेगरी कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है लो वोल्टेज। कौन सी कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी आती है लो वोल्टेज। आपने मेरे विद्युत अधिनियम पढ़े हो तो आपको पता होगा लो वोल्टेज में कितने वोल्टेज आते हैं, मीडियम वोल्टेज में कितने वोल्टेज आते हैं। मैंने आपको धीरे धीरे वो चीजें बताई हैं जो आगे आपको काम आएंगी। मैंने ऐसा नहीं कि लास्ट वाला टॉपिक पहले पढ़ाया और पहले वाला टॉपिक लास्ट में पढ़ाऊंगा, नहीं, धीरे धीरे वो चीजें पढ़ाते आ रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे वो चीजें आपके सामने आती रहेंगी। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ लो वोल्टेज हो सकता है जिसको एलवी बोल सकते हैं, एलवी। फिर हो सकता है आपका, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, देखो 3 टाइप में कौन कौन से होंगे। एक एलवी हो सकता है जिसको कहते हैं लो वोल्टेज, ठीक है। एक एमवी हो सकता है जिसको कहते हैं मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज। और एक एचवी या फिर ईएचवी, एचवी या ईएचवी, इसको कहते हैं हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी आते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कितने होते हैं? 132 से ऊपर होते हैं। हाई वोल्टेज ये मतलब मीडियम वोल्टेज ये आपने 11 केवी तक हो सकते हैं, 650 वोल्टेज तक हो सकते हैं। लो वोल्टेज में 250 वोल्टेज तक आते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस सर्किट ब्रेकर की बात करूं तो लो वोल्टेज में कितने केवी के सर्किट ब्रेकर, जैसे लो वोल्टेज आते हैं तो लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं, मीडियम वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं और हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं। वो कितने कितने वोल्टेज तक प्रयोग किए जाते हैं। अब देखोगे आप लोग ये करते हैं 1 केवी से नीचे की, बिलो 1 केवी मतलब 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट से नीचे का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं ये 1 केवी से नीचे की बात करी जाए तो कह सकते हैं ये सीबी की बात करें तो सीबी देखा कम है कितने से 1 किलो वोल्ट से कम। मुख्य रूप से सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सारी बातें आएंगी। सर्किट ब्रेकर 1 किलो वोल्ट से कम के लिए लो वोल्टेज का सर्किट में लो वोल्टेज में आते हैं। फिर यदि उसकी बात करें मीडियम वोल्टेज की तो ये सीबी कितने तक प्रयोग करेंगे? ये 33 केवी तक प्रयोग करते हैं। और ये 33 केवी से ऊपर की बात करता हूँ, ये कहाँ तक आएंगे? ये सर्किट ब्रेकर 33 केवी से ऊपर, ओके नहीं, ये 33 केवी से ऊपर, ये 33 केवी से नीचे और ये 1 किलो वोल्ट तक प्रयोग, ये 1 किलो वोल्ट से 33 केवी तक कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप ये देखना कि सर्किट ब्रेकर है क्या चीज़, इसलिए मैंने सर्किट ब्रेकर को पढ़ाने से पहले उन सभी चीज़ों को समझा कि यदि इनके बारे में आप नहीं समझोगे तो बहुत कुछ पीछे रह जाते हो। बल्कि अपना सिलेबस में जो टॉपिक है उसको पढ़ना अनिवार्य है। तो इस सर्किट ब्रेकर में अपन क्या देखेंगे, सर्किट ब्रेकर है क्या चीज़ और उसके बाद में इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसकी रेटिंग किस में दी जाती है। ये जो 3-4 पॉइंट है ये आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके मन में हमेशा संशय बनी रहती है, बल्कि आपके मन में हमेशा ही रहता कि ये होता क्या है, कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सेफ्टी स्विच गियर या सेफ्टी एंड जो प्रोटेक्शन डिवाइस है उसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सर्किट ब्रेकर की बात करने वाले हैं। सीबी बोलते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं परिपथ वियोजक और अंग्रेजी में ये शॉर्टकट में सर्किट ब्रेकर। इसकी बातें करने वाला हूं और ये बहुत प्रकार के होते हैं, 8-10 प्रकार के होते हैं। एसीबी, वीसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी और ओसीबी। ओसीबी में कई प्रकार होते हैं और एसीबी में कई प्रकार होते हैं। फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आते हैं, फिर SF6 सर्किट ब्रेकर आता है, बहुत से प्रकार होते हैं। और ये देखेंगे इसमें देखो होता क्या है, ये कैसी डिवाइस है। देखो ये क्या करती है, सर्किट ब्रेकर के बारे में देखना। आपसे काफी बार पूछा जाएगा सर्किट ब्रेकर निम्न में से किस प्रकार की डिवाइस होती है, काफी बार पूछा गया है। इसका मतलब ये एक सेफ्टी एंड कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये क्या है? सेफ्टी, मतलब कि सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी एंड कंट्रोलिंग डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। अब सेफ्टी में ये सुरक्षा भी प्रदान करती है और परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। इसको कहते हैं ये सुरक्षा के साथ साथ कंट्रोल, ऑन ऑफ के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है, इसलिए सेफ्टी एंड कंट्रोलिंग डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होगा, ये कंट्रोलिंग ऑन ऑफ कर सकती है, ऑन ऑफ करती है, सर्किट को ऑन ऑफ करती है और ये इसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है।
अब सुरक्षा कैसे प्रदान करेगी? ये असामान्य करंट की स्थिति में असामान्य करंट कब चलता है? या तो ओवरलोड में चलेगा या फिर शॉर्ट सर्किट पर चलेगा। तो कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर असामान्य अवस्था में या असामान्य धारा चलने पर सर्किट की सुरक्षा करता है। असामान्य धारा कब सुरक्षा देगा? असामान्य धारा पर देगा, असामान्य धारा पर सुरक्षा देगा। अब असामान्य धारा कब चलेगी? या तो शॉर्ट सर्किट पे चलेगी और या फिर ओवरलोड पे चलेगी। ये तो लघु परिपथ या फिर ओवरलोड का मतलब अति भार पे चलेगी। दो ही कंडीशन आपके सामने है, दोनों कंडीशन पर क्या देगी? आपको सुरक्षा देगी। और यदि आपको लोड पे ऑन ऑफ करना है या बिना लोड ऑन ऑफ करना है तो ये कंट्रोल डिवाइस के रूप में आती है। अब इस सर्किट ब्रेकर की विशेषताएं मान लो। सर्किट ब्रेकर में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में विशेषता क्या होंगी या फिर कहते हैं सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी बात मान लेते हैं। दो चीज आएंगे, या तो आपको विशेषता पूछी जाएंगी या फिर सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर ऐसे सबसे मान लो कि इसकी डेफिनेशन के बारे में देखो, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। अब मैं यहाँ इसकी आवश्यकता बताता हूँ। देखो किसकी? इस सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता। यहाँ पढ़ेंगे आवश्यकता, या फिर आवश्यकता से पहले लिखो विशेषताएं। क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसके अंदर? विशेषताएं के बारे में काफी एक दो बार आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि विशेषताएं क्या होनी चाहिए। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट ब्रेकर असामान्य धारा को या फिर शॉर्ट सर्किट धारा को, ऐसे मान लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर असामान्य धारा को असामान्य धारा कब चलेगी? दो कारणों से चलेगी। दोनों पॉइंट लिख लेना आगे। असामान्य धारा को मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों पॉइंट, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की। ओवरलोड की धारा को सर्किट ब्रेकर बिना खराब हुए, सर्किट ब्रेकर बिना खराब हुए, एक तो खराब नहीं होना चाहिए, दूसरा बिना गर्म हुए, मतलब दोनों खराब भी नहीं होना चाहिए और ज्यादातर गर्म, आसानी से सहन करने वाला होना चाहिए, आसानी से सहन करने वाला होना चाहिए। ये इसकी विशेषता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल की भी ये जल भी गया और गर्म हो गया इसके इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे अंदर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके सहन करने वाला होना चाहिए। एक तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता होनी चाहिए कि जब लोड नहीं होता है, लोड होता है, एक तो याद रखना लोड होता है, सर्किट ब्रेकर माना लोड चल रहा है, कोई सर्किट ब्रेकर जैसे 11,000 kV चल रहा है और उसमें 500 एम्पीयर का लोड चल रहा है। अब सपोज करना लोड चल रहा है, लोड के साथ साथ उसको ऑन ऑफ करने की क्षमता होनी चाहिए और लोड के बिना भी इसको ऑन ऑफ करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कह सकते हैं ये बिना लोड व लोड के साथ क्या लिख सकते हैं? इसकी दूसरी विशेषता है ये बिना लोड, ये बिना लोड, नो लोड की बात करें या फिर कह सकते बिना लोड का मतलब बिना लोड अर्थात नो लोड पर परिपथ को ऑन व ऑफ करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। ये इसकी विशेषता होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब कि बिना लोड भी इसको सर्किट को ऑन ऑफ करने वाला होना। लोड पे तो करता ही है असामान्य धारा पर, क्योंकि लोड चलेगा तो असामान्य धारा चलेगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहां तो करेगा। बिना लोड भी सर्किट को ऑन ऑफ करने वाला होना चाहिए। अब एक बात और आती है, देखो इसकी और विशेषता क्या होनी चाहिए? फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी फॉल्ट आ गया, अर्थ फॉल्ट आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट ये और करंट फॉल्ट आ गया, मतलब कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, तो अति शीघ्रता से सर्किट को अलग करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फॉल्ट के ऊपर जली जाए। तो कह सकते हैं कि दोष होने पर परिपथ में, इसमें अगली विशेषता होनी चाहिए कि परिपथ में, परिपथ कैसा भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर का सर्किट हो सकता है या किसी लाइन का सर्किट हो सकता है या किसी घरेलू वायरिंग का सर्किट हो सकता है, जो भी सर्किट हो सकता है। तो फॉल्ट सर्किट पर, परिपथ में फॉल्ट होने पर, या ऐसे लिख सकते हैं फॉल्ट सर्किट, फॉल्ट सर्किट लिख सकते हैं, मतलब कि दोषी परिपथ होगा जिसमें फॉल्ट होगा या जिसमें दोष होगा, अर्थ दोष हो सकता है, ओवरकरंट दोष हो सकता है, शॉर्ट सर्किट दोष हो सकता है, ठीक है ना। फॉल्ट सर्किट को अति शीघ्रता से सप्लाई से अलग करने वाला होना चाहिए। फॉल्ट सर्किट को अति शीघ्रता से, मतलब फॉल्ट सर्किट को अति शीघ्रता से सप्लाई से अलग करने वाला होना चाहिए।
ये इसकी विशेषता ऐसा नहीं कि वो सर्किट को साइन करने में जल जाए और सर्किट को तोड़े नहीं और इक्विपमेंट में जल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और आता देखो, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया, ये आपका कितना है, 1 2 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लो, लास्ट पॉइंट है। ये परिपथ में क्षणिक ओवरलोड, जैसे एक इंस्टेंट जैसे वो आता है, फॉल्ट आता है, क्षणिक लोड आता है, क्षणिक ओवरलोड, जैसे परिपथ में एक साथ झटके के साथ लोड आ गया, तुरंत वो हट भी गया वहां से। तो ऐसा नहीं कि वो क्षणिक लोड पे ही सर्किट को तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सर्किट में ये फॉल्ट होता है, रो लोड चली जाता है तो तोड़ना चाहिए, कुछ समय तक सहन करने वाला होना चाहिए। तो कह सकते हैं ये परिपथ में क्षणिक ओवरलोड होने पर, परिपथ में क्षणिक ओवरलोड होने पर सर्किट को ओपन नहीं करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। क्षणिक ओवरलोड पर लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसमें, ये परिपथ में क्षणिक लोड का जानते हो, एक पल के लिए लोड आना। जैसे कोई सर्किट ब्रेकर की क्षमता जितनी, जैसे 500 एम्पीयर की क्षमता है और 550 एम्पीयर एक पल के लिए आया, तो एक पल में सर्किट को तोड़ देगा, उसको सहन करने वाला होना चाहिए। ये क्षणिक ओवरलोड पर, परिपथ को ओवरलोड पर, परिपथ को ऑफ नहीं करने वाला होना चाहिए। इसको मैंने आपको बताया था कि ये देखो असामान्य से लोड के ओवरलोड के ऊपर परिपथ को तोड़ने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 मिली सेकंड के लिए लोड आया उसको तोड़ देता है, सर्किट को बंद कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पल में ट्रिप नहीं करने वाला होना चाहिए। ये तो थे आप लोगों की सर्किट ब्रेकर की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अब दिखाता हूं सर्किट ब्रेकर की क्षमता, कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में दी जाती है, उस रेटिंग की बात कर लेता हूं मैं। ये 2 ही पॉइंट आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, सर्किट ब्रेकर की क्षमता। फिर आपको कल इसके प्रकार पढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, सर्किट ब्रेकर की क्षमता लिखेंगे, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या लिखेंगे, रेटिंग। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, इसकी बात कर लेता हूं, सर्किट ब्रेकर की बात कर लेता हूं, क्योंकि इसकी क्षमता की बात करता हूं कि इसकी क्षमता किस में दी जाती है, सर्किट ब्रेकर की क्षमता। अब सर्किट ब्रेकर की क्षमता देखो, जो भी जो सर्किट ब्रेकर, एक तो वोल्टेज की बात करते हैं, कितने वोल्टेज पे इसको लगाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें धारा की, सबसे अधिक इसमें धारा की क्षमता दी जाती है, ठीक है ना, धारा की क्षमता, और इसकी जो पावर की क्षमता होती है, कितनी पावर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ इस जो सर्किट ब्रेकर की क्षमता आती है वो 3 रूप से दी जाती है, 3 प्रकार की होती है। सर्किट ब्रेकर की क्षमता को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको 3 भागों में, एक रेटिंग को भी, इसकी रेटिंग किस में दी जाती है, एक तो होती है रैप्चरिंग कैपेसिटी इसकी, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी, और दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो सबसे पहले देखेंगे रैप्चरिंग कैपेसिटी। रैप्चरिंग कैपेसिटी रेटिंग देखते हैं इसकी, क्या देखेंगे, रैप्चरिंग कैपेसिटी रेटिंग देखेंगे। रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं विदारक क्षमता। रैप्चरिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, विदारक क्षमता इसकी होनी चाहिए। अब विदारक क्षमता के बारे में आप क्या समझते हो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो विदारक क्षमता क्या होती है, रेटिंग की बात करता हूं। देखो विदारक क्षमता इसकी एमए में होती है, मेगा वोल्ट एम्पेयर में होती है, कि इसकी रेटिंग किस में देंगे, मेगा वोल्ट एम्पेयर में दी जाती है। इसके हमेशा ही मेगा वोल्ट एम्पेयर होती है। तो इसके जो सर्किट अपने जो पावर सिस्टम में प्रयोग करते हैं और में मेगा वोल्ट में होते हैं। तो कह सकते हैं कि सर्किट को, अब मेगा वोल्ट एम्पीयर क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसकी, विदारक की जो क्षमता वो क्या हो सकती है इसकी, उसके बारे में बताता हूँ। देखो जैसे किसी सर्किट ब्रेकर की 500 एम्पीयर क्षमता दी, पहले से निर्धारित होती है कि ये सर्किट ब्रेकर 500 एम्पीयर पे काम करेगा, या 1000 एम्पीयर पे काम करेगा, या 200 एम्पीयर पे, जो भी क्षमता इसकी। तो ये उस सर्किट ब्रेकर की अधिकतम धारा की बात कर लेते हैं। जैसे मैक्सिमम करंट 500 एम्पीयर से करंट ज्यादा जाएगा तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर देगा, या परिपथ वियोजक सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो वो 500 एम्पीयर क्या उसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी है, वो पहले से निर्धारित करके देते हैं कि ये इतनी एम्पीयर पे काम करेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसमें ओवरलोड कॉइल लगे होते हैं, ओवरलोड कॉइल पे डिपेंड होता है कि ओवरलोड कॉइल कितना वोल्टेज कितना एम्पीयर धारा सहन करने वाली होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, ओवरलोड पे। आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या कहते हैं, ओवरलोड डिवाइस होते हैं, इसके ओवरलोड करंट जो डिवाइस होती है वो उसके अंदर ओवरलोड को सहन करने वाले होते हैं, वो भी मैग्नेटिक प्रकार के होते हैं या फिर थर्मल प्रकार के थे, वो आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो होता क्या है कि ये सर्किट ब्रेकर की वो अधिकतम धारा होती है, रैप्चरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं आपको। ये सर्किट ब्रेकर की वो अधिकतम धारा होती है या अधिकतम करंट होता है जो परिपथ को सप्लाई में से अलग करता है,
जो परिपथ को सप्लाई से अलग करता है, ये इसकी अधिकतम धारा है। कितनी धारा पे इसको परिपथ को अलग कर देगा? जैसे किसी सर्किट ब्रेकर की क्षमता 1000 एम्पीयर पे सर्किट को अलग कर देगा, तो उसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 1000 एम्पीयर होगी। ठीक है ना? तो ये सर्किट ब्रेकर की पहले से निर्धारित होती है। तो लिख सकते हैं इस रैप्चरिंग कैपेसिटी के बारे में, ये सर्किट ब्रेकर की, ये सीबी लिख दूंगा शॉर्टकट में, याद रखना। ये सर्किट ब्रेकर जो भी है उसकी अधिकतम धारा होती है, सर्किट ब्रेकर की वो अधिकतम धारा होती है या मैक्सिमम करंट होता है, अधिकतम धारा होती है। अधिकतम धारा कौन सी धारा? जो लास्ट एंड मैक्सिमम जो धारा पर काम करता है, जो परिपथ को क्या करती है? कौन सी धारा? जो परिपथ को या जो भी सर्किट है इसमें, जो सर्किट से संयोजित है, जो परिपथ को सप्लाई से अलग करती है, वो अधिकतम धारा क्या रहेगी? इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी रहेगी। समझ गए? और ये सर्किट ब्रेकर की पहले से निर्धारित होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है? ओवरलोड कॉइल जिसके ऊपर जिस कंडीशन में लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। एक तो इसकी ये होती है, ये किस में होती है? देखो, ये रैप्चरिंग कैपेसिटी किस में दी जाती है? याद रखना, सर्किट ब्रेकर की रैप्चरिंग कैपेसिटी विदारक क्षमता MVA में दी जाती है। याद रखना, MVA में दी जाती है इसकी क्षमता, मेगावोल्ट एम्पीयर में दी जाती है। ठीक है ना? ये विदारक क्षमता किस में दी जाती है? मेगावोल्ट एम्पीयर में दी जाती है। और अब मेगावोल्ट एम्पीयर को कैसे, इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, सर्किट ब्रेकर सिंगल फेज के लिए भी हो सकता है, 3 फेज के लिए भी हो सकता है। सिंगल फेज का सर्किट ब्रेकर होते हैं और 3 फेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं। अधिकतर अपने पावर सिस्टम में 3 फेज वाले होते हैं। अपने घरेलू सिस्टम में देखा जाए तो MCB होती है, RCC भी होती है, ये सिंगल फेज के लिए भी होते हैं। लेकिन अपने बात किसकी कर रहे हैं? अपने पावर सिस्टम की पूरी की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, अपने जनरेशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी बात कर रहे हैं। घरेलू सिस्टम की बात बाद में कर लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ तक आता है? जो अपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वहाँ तक आता है, तो वहाँ तक इन सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कर रहे हैं। तो कर सकते हैं इसकी MVA में, तो MVA इसकी ज्ञात कैसे करेंगे? किसी सर्किट ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, MVA में होती है ना, तो 3 फेज के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है ना? तो कह सकते हैं किसी सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी या परिपथ को तोड़ने की कैपेसिटी, ठीक है ना, उसको किस में होती है? MVA में होती है। या फिर सर्किट ब्रेकर की रैप्चरिंग कैपेसिटी 3 फेज के लिए अगर बात करें तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो, √3 3 में लगता है, या V × I और इंटू 10⁻³ ये होता है यहाँ पे। ठीक है ना? 10⁻³ MVA में होती है, ये MVA में होती है, याद रखना बात। ये इसकी 3 फेज की ब्रेकिंग कैपेसिटी या फिर रैप्चरिंग कैपेसिटी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये धारा ये धारा कौन सी लेंगे? ये धारा जो एक तो वोल्टेज होता है, वोल्टेज अपने जो मिलता है वो इसकी, जैसे अपने 132 kV का मिल गया या 33 kV का मिल गया, जो भी वोल्टेज मिल गया, ये तो वो वोल्टेज है जिस पे अपना सिस्टम कार्य कर रहा है। धारा, ये इस धारा की बात करें, ये पूछा जाएगा इसमें ये कौन सी धारा होती है? ये ब्रेकिंग धारा होती है। ये धारा कौन सी? I बराबर क्या है? यहाँ पे I बराबर ब्रेकिंग धारा है, सर्किट के टूटने वाली धारा है कि सर्किट कितने एम्पीयर पर टूट जाता है, ये ब्रेकिंग धारा है इसकी। ठीक है ना? ये ब्रेकिंग धारा, तो इससे इस सर्किट ब्रेकर की रैप्चरिंग कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यदि इसकी बात की जाए, MVA क्षमता एक निश्चित वोल्टेज पर बहने, जैसे ये MVA क्षमता बात करें ना, ये MVA क्षमता, देखो ये तो ब्रेकिंग धारा होगी। ये वोल्ट की बात करें, ये निश्चित वोल्ट पर चलने वाली धारा है। ये जो ब्रेकिंग धारा, ये धारा बात करते हैं, ये धारा कौन सी होती है? निश्चित वोल्टेज पर चलने वाली धारा होती है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज का मान ज्यादा कर दिया, निश्चित वोल्टेज पर बहने वाली धारा होती है, बहने वाली धारा होती है, निश्चित वोल्टेज पर बहने वाली धारा होती है, जो अधिकतम धारा को दर्शाती है। निश्चित वोल्टेज बहने वाली अधिकतम धारा होती है, जो अधिकतम, ये है ना, ये ब्रेकिंग, ये धारा कौन सी है? ब्रेकिंग धारा, जो अधिकतम धारा होती है। निश्चित वोल्टेज पर चलने वाली धारा, निश्चित वोल्टेज पर मैक्सिमम धारा होती है, निश्चित वोल्टेज पर मैक्सिमम धारा होती है। ये तो आप इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैपेसिटी की बात करें, मैकिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ। मैकिंग कैपेसिटी क्या होती है? अब क्या देखेंगे इस कैपेसिटी में, रैप्चरिंग कैपेसिटी के बाद क्या देखेंगे? मैकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए सर्किट ब्रेकर को? डिजाइन के भी ऊपर एक डिपेंड करता है कि सर्किट ब्रेकर की डिजाइन कैसे की आप लोगों ने, वो किस प्रकार से इसकी डिजाइन करनी चाहिए, इसको निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, इसको कहते हैं मैकिंग कैपेसिटी। क्या कहेंगे? मैकिंग कैपेसिटी रेटिंग। ठीक है ना? क्या देखेंगे? मैकिंग कैपेसिटी, रैकिंग की बात करता हूँ, रेटिंग, इसकी रेटिंग में निर्माण के आधार पर कैसे व्यक्त की जाती है। अब देखो इसके बताऊँ, जो सर्किट ब्रेकर होता है
उसका निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर में जब फॉल्ट आता है, अब सोचना जैसे ओवरलोड करंट फॉल्ट आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, तो उस समय जो धारा उत्पन्न होगी बहुत अत्यधिक धारा होगी। देखो असामान्य धारा चलती है तो धारा असामान्य से, जैसे 500 एम्पीयर की क्षमता या 200 एम्पीयर की क्षमता, 100 एम्पीयर की क्षमता है। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो 100 एम्पीयर तो धारा नहीं चलेगी, वहाँ बहुत अत्यधिक धारा मतलब वहाँ पे प्रवाहित होगी। तो अत्यधिक धारा से क्या होगा, सर्किट ब्रेकर टूटेगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट को तोड़ेगा तो वहाँ पे झटका लगेगा, वहाँ पे उस सर्किट में झटका लगेगा, बल लगेगा, उस बल को सहन करने वाला होना चाहिए। ये सर्किट ब्रेकर जब सर्किट टूटता है या ओवरलोड पे टूटता है तो उससे जो बल लगता है, अत्यधिक धारा से जो बल लगता है, उस बल को सहन करने वाला होना चाहिए, अन्यथा सर्किट ब्रेकर टूट सकता है, फट सकता है वहाँ से। तो इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे 500 एम्पीयर के बने तो 500 एम्पीयर पे कितनी एम्पीयर शॉर्ट सर्किट धारा चल सकती है, उसका झटका लगेगा या उसका बल लगेगा, उस बल को सहन करने वाला होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं वर्किंग कैपेसिटी के बारे में, कि सर्किट ब्रेकर को इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए, सर्किट ब्रेकर का इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की स्थिति में, दोष की स्थिति में उत्पन्न होने वाली करंट के कारण जो बल उत्पन्न होता है, यह लिखना कि फॉल्ट के कारण सर्किट ब्रेकर फॉल्ट के कारण जो अत्यधिक धारा उत्पन्न होती है, जिससे किससे, उस धारा के कारण, जिसके कारण बल उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होगा, बल उत्पन्न होगा तो वहां पे कुछ झटका महसूस होगा, यांत्रिक बल लगेगा वहां पे। ऐसे मान लें कि यांत्रिक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण बल उत्पन्न होता है, उस बल को सहन करने वाला होना चाहिए, सहन करने वाला होना चाहिए। इसलिए याद करना, ये होती है इसकी मेकिंग कैपेसिटी। क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि फॉल्ट अवस्था में जो बल लगता है उस बल के कारण टूट ही जाए। अब इस मेकिंग कैपेसिटी को कैसे दर्शाते हैं, ये एक मुद्दा आता है, एक पॉइंट निकल के आता है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि जैसे रैप्चरिंग कैपेसिटी है, उसको √3 × VI × 10⁻³ से उसको दर्शाया गया था। लेकिन इसकी बात की जाए, किसकी, इस मेकिंग कैपेसिटी की बात, इसकी जो मेकिंग कैपेसिटी है, ये जो शक्ति धारा होती है, धारा की जो शक्ति जैसे पावर होती है, पावर में जो धारा चलती है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। जो पावर होती है, जैसे सर्किट में जो पावर चलती है, पावर के कारण माना कि 500 एम्पीयर धारा चलेगी, 500 एम्पीयर के कारण जैसे 2 मेगावाट की पावर चल रही है, 2 मेगावाट में जैसे 100 एम्पीयर धारा चलेगी या 200 एम्पीयर धारा चलेगी, 200 एम्पीयर धारा की वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये मेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए, ये किसके समानुपाती होती है, मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो शक्ति धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसकी होगी, शक्ति धारा के वर्ग के समानुपाती इसकी मेकिंग कैपेसिटी होगी। या फिर ये मान लेते हैं जो बल लगता है वो बल कितना होता है, शक्ति धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये जो बल लगेगा उसको सहन करने वाला होगा, सहन करने वाला होता है। तो सहन के साथ साथ फॉल्ट अवस्था में जैसे फॉल्ट आता है तो सर्किट को ऑन ऑफ भी करने वाला होना चाहिए। लिख सकते हैं जो बल लगता है उसको सहन करने वाला होना चाहिए तथा सर्किट को फॉल्ट अवस्था में ऑन ऑफ करने वाला भी होना चाहिए। ये इसमें दूसरी कैपेसिटी आती है, मेकिंग कैपेसिटी आती है। तीसरी कैपेसिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटी के आधार पर ही इस सर्किट ब्रेकर का निर्माण किया जाता है। तो तीसरी बात करते हैं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट रेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी यहां बात कर लेता हूं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट रेटिंग की बात कर लेता हूं यहाँ पे कि शॉर्ट सर्किट रेटिंग की इसकी रेटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या होती है इसकी बात करें। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब कि सर्किट माना कि सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया और सर्किट ब्रेकर जैसे यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, आगे लाइन चल रही है 3 फेज की, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, आपस में 2 तार टकरा गए, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे माना कि हाँ आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर लगाया और ये 3 तार आगे चले गए, इसको कंट्रोल कर रहा है इसकी सुरक्षा कर रहा है, ऑन ऑफ करने काम आता है। अब यहाँ से 2 तार टकरा गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी रेटिंग इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। ये भी आपसे काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्या होती है। तो ये इसके बारे में कि शॉर्ट सर्किट जैसे सर्किट ब्रेकर होता है
उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसमें बहुत कम समय के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है ना। उसमें बहुत कम समय के लिए, जैसा कि मानेंगे 1 मिलीसेकंड का शॉर्ट सर्किट हो गया, तो 1 मिलीसेकंड शॉर्ट सर्किट, ऐसा नहीं कि सर्किट को बंद कर दे। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी में आता है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग में आता है कि सर्किट ब्रेकर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए या बनाना चाहिए कि उसमें बहुत कम समय के लिए या एक क्षण के लिए, क्षणिक यदि शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट धारा प्रवाहित होती है, लिख लेना। सर्किट ब्रेकर का इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए कि परिपथ में क्षणिक शॉर्ट सर्किट धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ को बिना प्रभावित किए सहन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिपथ को तोड़ के सहन करे, उसको बिना प्रभावित किए सहन करने वाला होना चाहिए। एक क्षण के लिए या एक पल के लिए, बहुत कम समय के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है सर्किट आगे से, माना कि एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा नहीं कि सर्किट को तोड़ दे, उस धारा को सहन करने वाला होना चाहिए। जिसकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है, इसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है इसकी, कि परिपथ में एक पल के लिए या बहुत कम समय के लिए या क्षणिक समय के लिए जो शॉर्ट सर्किट होता है, उस शॉर्ट सर्किट के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को सहन करने वाला होना चाहिए। ये इसकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी रेटिंग होती है। अब आपके सामने 3 रेटिंग आ गई। 3 रेटिंग से आपने क्या समझा कि तीनों रेटिंगों को देखते हुए सर्किट ब्रेकर का निर्माण किया जाता है। अब सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं ये आगे वाले वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन यहाँ आप लोगों ने सर्किट के ब्रेकर के बारे में क्या समझा। अब आपको एक छोटी सी हिंट और दे देता हूँ कि सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लोगों ने क्या समझा, अब तक का जो निष्कर्ष निकला वो क्या समझा। एक ही निकला है कि कैपेसिटी और आवश्यकता तो अलग थी। यहाँ होता है सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊँ, अब देखो करता क्या है, देखो जब सर्किट में ओवरलोड आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, सर्किट टूटता है। क्या होता है, सर्किट टूटेगा या फिर कह सकते हैं ओपन होता है। सर्किट टूटता है या ओपन तो अवश्य होगा, ओपन होता है, एक ही बात है, होगा अवश्य। अब असामान्य धारा चली, उसने सुरक्षा की, असामान्य धारा चली, उसने सुरक्षा की, या आप लोगों ने सर्किट को ओपन किया। तो जो कॉन्टैक्ट बिंदु होते हैं, सर्किट आपस में टूटता है, जैसे ये एक लाइन ये थी और एक लाइन, दोनों को आपस में मिलाएंगे और सर्किट यहाँ पीछे से लाइन आ रही है और ये आगे जाएगी, ये इनकमिंग या आउटगोइंग है, यहाँ सर्किट ब्रेकर बीच में है, तो क्या करेगा, दोनों कॉन्टैक्ट बिंदु को मिलाएगा आपस में, ये ऐसे मिलाएगा और फिर तोड़ेंगे, तो यहाँ स्पार्किंग होगी। कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर टूटता है या फिर ओपन होता है तो क्या होता है, आर्क उत्पन्न होती है, आर्क अंदर स्पार्किंग उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होगी। अब आर्क उत्पन्न होगी तो देखो आर्क की बताऊं, जैसे लो वोल्टेज की बात की, यहाँ 230 वोल्टेज की बात की जाए तो आर्क ना के बराबर होती है, आर्क ना के बराबर होती है, आर्क ऐसे मान लो कि नहीं होती है। आपको चिंगारी से दिखेगी, ऐसे थोड़ी सी चिंगारी दिखेगी, लेकिन इतनी आर्क का मतलब चिंगारी का मतलब इतना कि स्पार्किंग की बात की, स्पार्किंग को आर्क कह सकते हैं, लेकिन चिंगारी की छोटी बहुत चिंगारी होती है, वो इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन हाई वोल्टेज मीडियम वोल्टेज की बात की जाए, हाई वोल्टेज की बात की जाए तो आर्क बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं आर्क लो वोल्टेज में, लिख लो, आर्क लो वोल्टेज में ना के बराबर होती है, लो वोल्टेज में ना के बराबर होती है, नहीं होती है ऐसे मान लो, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो सर्किट में धारा चलती है वो लोड करंट का मान बहुत कम होता है। क्यों नहीं होती है, वोल्टेज कम तथा लोड करंट का मान बहुत कम होता है। मैंने आपको रेफरेंस कैपेसिटी ये दिखाई थी V/I, ये तो बहुत कम होता है, जो लोड करंट का मान कम होता है, वोल्टेज का मान भी कम होता है, इसके चक्कर में ये आर्क उत्पन्न नहीं होगी। तो आर्क कहाँ उत्पन्न होगी, मेगा वोल्ट या मीडियम वोल्ट एंड हाई वोल्टेज में उत्पन्न होती है यहाँ पे आर्क। तो इस आर्क को मतलब की स्पार्किंग उत्पन्न होती है यहाँ पे। इस आर्क में क्या होती है, यहाँ देखो आर्क उत्पन्न होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी, यहाँ अवश्य आर्क उत्पन्न होगी। आर्क अंदर स्पार्किंग होगी, बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी, कॉन्टैक्ट जल जाएंगे, आर्क उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है वो कॉन्टैक्ट जलने की संभावना रहती है। आर्क उत्पन्न होती है, कैसे होती है, या तो मतलब कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है वहाँ पे खुलता है या टूटता है या असामान्य धारा चलती है। तो आर्क की सुरक्षा के लिए, आर्क से सुरक्षा के लिए सीबी का प्रयोग किया जाता है। अब याद रखना, अपने जो ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जितने भी सर्किट ब्रेकर आएंगे उनका एक सबसे मुख्य काम है, कंट्रोलिंग तो सभी करेंगे, सेफ्टी किससे करता है, हाई वोल्टेज से आर्क से सुरक्षा करता है। अब आर्क से सुरक्षा कैसे होगी, उसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। आर्क से सुरक्षा कैसे होगी, तेल में डब्बों को सुरक्षा करेंगे या हवा से सुरक्षा करेंगे, हवा का प्रेशर से करेंगे, SF6 से सुरक्षा करेंगे, जैसे भी करेंगे
उससे सुरक्षा करेंगे, उसके आधार पर इनका नाम रखा जाएगा। इसलिए कह सकते हैं आगे इनके प्रकार आएंगे, आर्क से सुरक्षा किस प्रकार करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, उसके आधार पर इन सर्किट ब्रेकरों के नाम रखे जाएंगे। ऑन ऑफ तो करेंगे लेकिन सुरक्षा करेंगे। आर्क कब होगी, या तो असामान्य करंट चलेगी, आप सर्किट को तोड़ोगे लोड के साथ, तब आर्क उत्पन्न होते हैं। उससे सुरक्षा कैसे होगी, उसके आधार पर इनका नाम रखे जाएंगे। तो अब देखो आर्क उत्पन्न कैसे होती है, स्पार्किंग कैसे होती है। जैसे दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, दो कॉन्ट्रैक्टर में लोड चल रहा है, दो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल, या इधर से लाइट है, दोनों कॉन्ट्रैक्टर हटेंगे जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सर्किट टूटता है, जो सर्किट टूटता है तो उस हवा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आयनीकृत हो जाएंगे। आयनीकृत होंगे तो अब वो इलेक्ट्रॉन आयनीकृत होकर एक उष्मा का रूप ले लेंगे, बाहर चिंगारी आपको दिखाई देगी जिसमें बहुत भयंकर इलेक्ट्रॉन जो ही उत्सर्जित होते हैं, जो ही आयनीकरण होते हैं तो आपको एक चिंगारी दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण के कारण, ये कहेंगे कि दोनों में यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, सर्किट टूटेगा तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण के कारण आर्क उत्पन्न होती है। अब इस आर्क के आधार पर अगली वीडियो में मैं आपको सर्किट ब्रेकर के प्रकार पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, आर्क रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैकिंग कैपेसिटी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्या होती है, सबके बारे में अगली वीडियो में ध्यान करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, अगली वीडियो में सर्किट ब्रेकर के प्रकार अवश्य देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।